आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंडिया MKS आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को RSE पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है विकासशील और विकसित देशों के विकास के लिए ऊर्जा अत्यधिक आवश्यक है। इसका राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक समूहों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा की मांग हर देश में अलग अलग होती है। ऊर्जा को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट है प्राथमिक और माध्यमिक ऊर्जा, वाणिज्य और गैर वाणिज्य ऊर्जा, अक्षय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। फोर्थ है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे कि प्राथमिक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक ऊर्जा। इसके अंतर्गत प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या संग्रहित होते हैं। सामान्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और बायोमास जैसी लकड़ी हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को औद्योगिक उपयोगिताओं में द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों में महंगा रूप से परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, तेल या गैस भाप और बिजली में परिवर्तित प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग सीधे भी किया जा सकता है। कुछ ऊर्जा स्रोत के गैर ऊर्जा उपयोग होते हैं। ऊर्जा के लिए कोयला या प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक संयंत्रों के फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। सेकंड है वाणिज्य और गैर वाणिज्य ऊर्जा। इसके अंतर्गत आता है वाणिज्य ऊर्जा। वाणिज्य ऊर्जा के वे स्रोत जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्य ऊर्जा कहलाते हैं। अब तक वाणिज्य ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण रूप बिजली, कोयला और परिष्कृत पेट्रोल उत्पाद है। वाणिज्य ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्य विकास का आधार है। उदाहरण बिजली, लिग्नाइट, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। गैर वाणिज्य ऊर्जा स्रोत जो वाणिज्य बाजार में कीमत के लिए उपलब्ध नहीं है और उन्हें गैर वाणिज्य ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर वाणिज्य व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण घरों में उपयोग किए जाने वाली कीमत पर नहीं खरीदा जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा है। ऊर्जा लेखांकन में अक्सर अनदेखी की जाती है। उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, जल तापन के लिए सौर ऊर्जा। ये थर्ड नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत आता है अक्षय ऊर्जा। वह ऊर्जा है जो अक्षय स्रोतों से प्राप्त होती है। उदाहरण पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा। अक्षय ज्वार ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हानिकारक प्रदूषकों को छोड़े बिना इसका उपयोग किया जा सकता है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा कोयला, तेल, गैस जैसी पारंपरिक जीवाश्म ईंधन हैं, जिनके समय के लाभ समाप्त होने की संभावना है। फोर्थ नंबर पे है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा। इसके अंतर्गत आता है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन जो परंपरागत रूप से कई दशकों से उपयोग किए जा रहे हैं और 1973 के तेल संकट के आसपास
आम उपयोग में थे पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, परमाणु और जल संसाधन। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, जिन्हें 1973 के तेल संकट के बाद बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए माना जाता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा कहलाते हैं, जैसे बायोमास, सौर, पवन। और 5th नंबर पे है वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा भंडार। इसके अंतर्गत आता है कोयला में प्रमाणित वैश्विक कोयला भंडार 2003 के अंत तक 9,84,453 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास वैश्विक भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा 25.4% था। उसके बाद रूस 15.9%, चीन में है 11.6% का स्थान था। भारत में 8.6% के साथ सूची में चौथे स्थान पर था। तेल जो है 2003 के अंत तक वैश्विक प्रमाणित तेल भंडार 1147 अरब बैरल होने का अनुमान लगाया गया था, लगभग 23% के साथ सऊदी अरब के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा था। एक बैरल तेल लगभग 160 लीटर है। गैस 2003 के अंत तक वैश्विक सिद्ध गैस भंडार 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। रूसी संघ के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा था, लगभग 27% के साथ। अभी वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत, ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन। यहाँ पे 2003 के अंत में वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत 1941 मिलियन टन तेल समकक्ष एमटोन के बराबर थी। विकसित और विकासशील देशों के बीच ऊर्जा वितरण। यद्यपि विश्व की 80% जनसंख्या विकासशील देशों में है, तो पिछले 25 वर्षों में जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। उनकी ऊर्जा खपत विश्व की कुल ऊर्जा खपत का केवल 40% है। विकसित देशों में जीवन स्तर के उच्च ऊर्जा खपत स्तरों के कारण, इसके अलावा विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के अत्यधिक औद्योगिक विकास देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को कम रखा है। प्रति व्यक्ति विश्व औसत ऊर्जा खपत 2.2 टन कोयले के बराबर है। औद्योगिक देशों में लोग विश्व औसत से 4 से 5 गुना अधिक और विकासशील देशों के औसत से 9 गुना अधिक उपयोग करते हैं। एक अमेरिकी एक भारतीय की तुलना में 32 गुना अधिक वाणिज्य ऊर्जा का उपयोग करता है। भारतीय ऊर्जा परिषद। भारत में ऊर्जा मिश्रण में कोयले का वर्चस्व है, जो कुल प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में 55% का योगदान देता है। इन वर्षों में प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में प्राथमिक गैस की हिस्सेदारी में 1994 में 10% से 1999 13% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में तेल की हिस्सेदारी 20% से घटकर 17% हो गई है। इसी अवधि के दौरान भारत की ऊर्जा आपूर्ति। भारत में कोयले का विशाल भंडार है। भारत में कम से कम 84,396 मिलियन टन सिद्ध वसूली योग्य भंडार। 2003 के अंत में यह विश्व के भंडार का लगभग 8.6 है और यह वर्तमान रिजर्व टू प्रोडक्शन (आरपी) अनुपात पर लगभग 230 वर्षों तक चल सकता है। इसके विपरीत वर्तमान आरपी अनुपात पर विश्व के प्रमाणित कोयले भंडार केवल 192 वर्षों तक चलने की उम्मीद है। आरक्षित उत्पादन आरपी अनुपात। यदि वर्ष के अंत में शेष भंडार को उस वर्ष के उत्पादन से विभाजित किया जाता है, तो प्रमाणित उस समय की लंबाई है। जब उत्पादन उस स्तर पर जारी रहता है, तो शेष भंडार समाप्त हो जाएगा। भारत दुनिया में कोयले और लिग्नाइट का चौथा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। तेल आपूर्ति। भारत की कुल ऊर्जा खपत में तेल की हिस्सेदारी करीब
36% है। भारत आज दुनिया में तेल की खपत करने वाला शीर्ष 10 देशों में से एक है और जल्द ही चीन और जापान के बाद एशिया में तेल की तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में कोरिया से आगे निकल जाएगा। देश का वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन पर पहुंच गया है, जबकि 2007 के अंत तक वर्तमान तेल खपत के 136 मिलियन टन MT तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें से घरेलू उत्पादन केवल 34 मीट्रिक टन होगा। $50 प्रति बैरल कच्चे तेल की भारतीय औसत कीमत मानकर भारत को लगभग $50 अरब के तेल बिल का भुगतान करना होगा। 2003 से 2004 में कुल $64 अरब के निर्यात के मुकाबले तेल आयात $21 अरब था। भारत अपनी क्रूड जरूरतों का 70% मुख्य रूप से खाड़ी देशों में आयात करता है। भारत के लगभग 5.4 बिलियन बैरल तेल भंडार में से अधिकांश बॉम्बे हाई, ऊपरी असम, खंभात, कृष्णा गोदावरी में स्थित है। क्षेत्रवार पेट्रोलियम उत्पादन की खपत के मामले में परिवहन का हिस्सा 42% है। इसके बाद घरेलू उद्योगों में क्रमशः 24% और 24% है। भारत ने 2004 के अंत में तेल आयात पर 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। प्राकृतिक गैस आपूर्ति। देश में ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी करीब 8.9% है। प्राकृतिक गैस की मौजूदा मांग लगभग 96 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन MCMD है, जबकि उपलब्धता 67 MCMD है। 2007 तक मांग 200 MCMD के आसपास होने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस के भंडार का अनुमान 660 अरब घन मीटर है। विद्युत ऊर्जा आपूर्ति। उपयोगिताओं के तरह बिजली उत्पादन स्टेशनों की अखिल भारतीय स्थापना क्षमता 31 मई 2004 को 1,12,581 मेगावाट थी, जिसमें से 28,860 मेगावाट हाइड्रो और 77,931 मेगावाट थर्मल और 2,720 मेगावाट परमाणु और 1,869 मेगावाट पवन विद्युत मंत्रालय शामिल है। परमाणु ऊर्जा आपूर्ति। भारत में उत्पन्न होने वाली बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 2.4% है। भारत में बिजली पैदा करने वाले 5 परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं और भी परमाणु रिएक्टरों को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। जल विद्युत आपूर्ति। भारत बिजली उत्पादन के लिए एक विशाल और व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता से संपन्न है, जिसमें से अब तक केवल 15% का उपयोग किया जा सका है। देश की कुल उत्पादित इकाइयों में जल विद्युत की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है और यह वर्तमान में 31 मई 2004 को 25% है। यह आकलन किया जाता है कि 60% लोड फैक्टर पर शोषक क्षमता 84,000 मेगावाट है। चैप्टर सेकंड, सोलर एनर्जी से हम देखते हैं सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण, स्वच्छ, सस्ती और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा है। यह पृथ्वी पर चक्रीय रुक कर और बहुत कम शक्ति घनत्व 0 से 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के साथ पतला रूप में प्राप्त होती है। जमीनी स्तर पर प्राप्त सौर ऊर्जा वायुमंडलीय स्पष्ट अक्षांश की डिग्री आदि से प्रभावित होती है। डिजाइन के उद्देश्य के लिए भी भिन्नता उपलब्ध और सौर ऊर्जा सौर फ्लैट प्लेट संग्राहकों का इष्टतम झुकाव कोण हेलियोस्टैटिस के स्थान और अभिविन्यास की गणना की जानी चाहिए। सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा की इकाइयाँ। यहाँ पर SI मात्रकों में ऊर्जा को मूल जूल में व्यक्त किया जाता है। अन्य इकाइयों कोण और कैलोरी है, जहाँ कोण
1 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर डे। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जे। सौर ऊर्जा गणना के लिए ऊर्जा को एक घंटे या मासिक या वार्षिक औसत के रूप में मापा जाता है और इसे किलोजूल पर मीटर स्क्वायर दिन या किलोजूल पर मीटर स्क्वायर घंटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। सौर ऊर्जा को किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या किलोवाट पर मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। सौर ऊर्जा का अनुप्रयोग आवासीय भवनों को गर्म करना और ठंडा करना, सौर जल तापन, कृषि और रासायनिक उत्पादों का सौर सुखाने, छोटे सामुदायिक पैमाने का सौर आशवन, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा नमक का उत्पादन, सोलर कुकर, पानी पंप करने के लिए सौर इंजन, खाद्य प्रसंस्करण, जैव रूपांतरण और पवन ऊर्जा। और जो सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, सौर भट्टियों द्वारा सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन, सौर फोटोवोल्टिक सेल जिनका उपयोग सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, या ग्रामीण कृषि उद्योगों में पानी पंप करने के लिए सौर विकिरण के रूप में प्राप्त। सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे गर्मी और बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा के व्यापक अनुप्रयोग भी प्रमुख कंपनियां हैं। एक रुक कर और परिवर्तनशील तरीके से यह पृथ्वी की सतह पर आता है और बड़े क्षेत्र को उपयोगिक दर पर ऊर्जा एकत्र करने की आवश्यकता होती है। सूर्य द्वारा ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में विकीर्ण होती है, जिनमें से 99% की तरंग लंबाई 0.2 से 4.0 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर की सीमा में होती है। पृथ्वी के वायुमंडलीय के शीर्ष तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में लगभग 8% पराबैंगनी विकिरण, लघु तरंग लंबाई 0.39 माइक्रोमीटर, 86% दृश्य प्रकाश 0.39 से 0.78 माइक्रोमीटर, 86% इंफ्रारेड 0.78 माइक्रोमीटर ऊपर। सौर स्थिरांक। सूर्य बहुत गर्म गैसों का एक बड़ा गोला है जो विभिन्न प्रकार की संलयन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली गर्मी है। इसका व्यास 1.39 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का 1.27 × 10⁴ किलोमीटर है। दोनों के बीच की औसत दूरी 1.5 × 10⁸ किमी है। यद्यपि सूर्य बड़ा है, इसका अंतर कोण केवल 32 मिनट है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की चमक उसके केंद्र से उसके किनारे तक भिन्न होती है। सूर्य से कुल विकिरण 5762 डिग्री केल्विन है, जिस दर से वायुमंडल के शीर्ष पर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सौर स्थिरांक ISC कहा जाता है। यह सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पर सूर्य की दिशा के लंबवत एक इकाई क्षेत्र पर इकाई समय में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है। पाइरोमीटर का उपयोग सूर्य और उसकी सीमांक परिधि में प्रत्यक्ष और विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष और विकिरण को सही ढंग से मापने के लिए इसकी प्राप्त करने वाली सतह को सौर दिशा में सामान्य होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कारण से उपकरण आमतौर पर एक सन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगाया जाता है, जिसे इक्वेटोरियल
माउंट कहा जाता है, इक्वेटोरियल माउंट कहा जाता है। ये डायग्राम के सहायता से देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक सौर विकिरण पड़ती है, जिससे यहाँ पे ये इसे मेजर करता है। इस पायरेलियोमीटर में एक आयताकार एपर्चर है जो मैग्नीन पट्टी सेंसर 20.0 mm इंटू 2.0 mm इंटू 0.2 mm और कई डायफ्राम ताकि केवल सीधी धूप सेंसर तक पहुँचे। सेंसर की सतह को ऑप्टिकल ब्लैक पेंट किया गया है। प्रत्येक सेंसर टिप के पीछे एक कॉपर कंडेंसर थर्मोकपल जुड़ा होता है और थर्मोकपल एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। जब सौर विकिरण को इस प्रकार के पायरोहेलियोमीटर से मापा जाता है तो सिलेंडर के सामने वाले हिस्से पर छोटा शटर सूर्य के प्रकाश से एक सेंसर पट्टी को ढाल देता है, जिससे यह केवल दूसरे सेंसर तक पहुंच सकता है। इसलिए दो सेंसर स्ट्रिप के बीच एक तापमान अंतर उत्पन्न होता है, जो क्योंकि एक सौर विकिरण को अवशोषित करता है और दूसरा नहीं करता, और इस अंतर के अनुपातिक थर्मो-इलेक्ट्रो-बल गैल्वेनोमीटर कहाँ गए, कट गया थोड़ा सा। थर्मो-इलेक्ट्रो गैल्वेनोमीटर विकिरण को इस प्रकार पोलैरिमीटर माप दिया जाता है। सिलेंडर के सामने वाले हिस्से पर छोटा सा शटर सूर्य के प्रकाश से सेंसर पट्टी को ढाल देता है, जिससे यह केवल दूसरे सेंसर तक पहुंच सकता है। इसलिए दो सेंसर स्ट्रिप्स एक तापमान अंतर उत्पन्न होता है, क्योंकि एक सौर विकिरण को अवशोषित करता है, दूसरा नहीं करता है, और इस अंतर के अनुपातिक थर्मो-इलेक्ट्रोमोटिव बल गैल्वेनोमीटर के माध्यम से वर्तमान प्रवाह को प्रेरित करता है। पायरानोमीटर एक क्षैतिज सतह पर पड़ने वाले वैश्विक सौर विकिरण को मापने के लिए एक पायरानोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके सेंसर में एक क्षैतिज विकिरण संवेदी सतह होती है जो पूरे आकाश से सौर विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी 2πSR का एक ठोस कोण है, और इस ऊर्जा को गर्मी में बदल देती है। इस ऊर्जा को मापकर वैश्विक सौर विकिरण का पता लगाया जा सकता है। सामान्य उपयोग में अधिकांश पायरोनोमीटर अब थर्मोपाइल प्रकार, हालांकि कभी-कभी द्विघातीय पायरोनोमीटर पाए जाते हैं। उपकरण के विकिरण संवेदी तत्व की संरचना मूल रूप से थर्मोइलेक्ट्रिक पायरेलियोमीटर के समान होती है। एक और समानता यह है कि विकिरण संवेदी तत्व गर्म जंक्शन और परावर्तक सतह ठंडा जंक्शन के बीच उपयुक्त तापमान अंतर, जो तापमान संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है, थर्मोपाइल द्वारा थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव बल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि डुबल ग्लास ये ऊपर लगा हुआ है। इसके बाद ये सेंसिंग प्रोटेक्शन लगा है। ये एक जो चक्की टाइप का है तो ग्रेड प्लेट है ये लगा है। यहाँ पे लीव एडजस्टमेंट है। अब ये देखिए सौर संग्राहक सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। सौर उसके विकिरण को ऊष्मा में बदलते हैं, फिर उस ऊष्मा को पानी, सौर द्रव या पानी में स्थानांतरित करके
करते हैं। सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग सोलर वाटर हीटर सिस्टम, सोलर पूल हीटर और सोलर स्पेस हीटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। कई प्रकार के सौर संग्राहक हैं। प्लेट संग्राहक एक है। ध्यान केंद्रित करने वाले संग्राहक आवासीय और वाणिज्य भवन अनुप्रयोगों के लिए जिन्हें 200 फैरेड डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है, आमतौर पर फ्लैट प्लेट संग्राहकों का उपयोग करते हैं, जबकि 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता वाले खाली ट्यूब संग्राहकों का उपयोग करते हैं। फ्लैट प्लेट संग्राहक को सौर जल ताप प्रणाली, पाप घरों और सौर अंतरिक्ष तापन के लिए सबसे आम सौर संग्राहक है। एक विशिष्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक कांच का प्लास्टिक कवर ग्लेजिंग कहा जाता है और एक गहरे रंग की अवशोषक प्लेट के साथ एक अछूता धातु बॉक्स होता है। ये संग्राहक 180 डिग्री फैरेड के कम तापमान पर तरल या हवा को गर्म करते हैं। प्लेट कलेक्टरों का उपयोग आवासीय जल तापन और हाइड्रोनिक स्पेस हीटिंग प्रतिष्ठानों के लिए किया जाता है। इसमें आप ये लोग देख सकते हैं, ये देखिए ग्लास कवर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इंसुलेशन लगा हुआ है, ये कलेक्टर फ्रेम है, ये है एब्स्ट्रॉक्ट विथ फ्यूल, यहाँ से प्रकाश आता है, ग्लास कवर को पार करते हुए यहाँ से हीट में कन्वर्ट कर देता है। ये देखो आप देख सकते हो फ्लैट प्लेट कलेक्टर, आप लोग देखिए, ये देखो यहाँ पे इसके हिसाब से गर्म करता है वाटर, वो सूर्य के प्रकाश से वाटर को गर्म किया जाता है। संग्राहकों को केंद्रित करना, इसमें आप ये देखिए ध्यान केंद्रित करने वाला सौर संग्राहक बॉयलर ट्यूब के समान एक थर्मल रिसीवर पर ध्यान केंद्रित करने और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पण और लेंस का उपयोग करते हैं। रिसीवर अवशोषक सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित करता है। संकेंद्रित संग्राहक दो प्रकार के होते हैं, फोकसिंग एंड गैर फोकसिंग। फोकसिंग के प्रकार संग्राहक निम्न प्रकार के होते हैं: परवलयिक गर्त संग्राहक, मिरर ट्रिप्स रिफ्लेक्टर, फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, परवलयिक डिश प्रकाश, परवलयिक गर्त प्रणाली। ये सौर संग्राहक सूर्य की ऊर्जा को परवलयिक रूप से घुमावदार गर्त परावर्तक के केंद्र बिंदु पर स्थित द्रववाहक रिसीवर ट्यूब पर केंद्रित करने के प्रतिबंधित परवलयिक गर्त का उपयोग करते हैं। ट्यूब में भेजे गए सूर्य से ऊर्जा ट्यूब के माध्यम से बहने वाले तेल को गर्म करती है और गर्मी ऊर्जा का उपयोग पारंपरिक भाप जनरेटर में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कलेक्टर द्वारा प्राप्त तापमान 100 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये देखो यहाँ पे मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये मिरर के सहायता से इसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये रिसीवर है, यहाँ से कलेक्टर है। अब ये देखो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये समतल आधार पर कई सादे या थोड़े घुमावदार अवतल दर्पण स्ट्रिप लगे होते हैं। अलग अलग दर्पणों के कोण ऐसे होते हैं कि वे एक विशिष्ट दिशा से एक ही फोकस रेखा तक सौर विकिरण को प्रतिबंधित करते हैं। ये देखो एक है फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, ये देखो एक फोकस बिंदु पर ले जाता है। मिरर की सहायता से एक सोलर रेडिएशन को एक फोकस बिंदु पर ले जाते हैं। इसके साथ है एक ये है फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, ये है परवलयिक डिश सिस्टम।
ये देखो पैरालेक्स सिस्टम में आ गए। एक पैरालेक्स कलेक्टर एक बड़े उपग्रह डिश के समान दिखता है, लेकिन इसमें दर्पण की तरह परावर्तक और केंद्र बिंदु पर एक अवशोषक होता है। यह दोहरे अक्ष वाले सन ट्रैकर का उपयोग करता है। संग्राहक पर प्राप्त विकिरण सांद्रक की ओर परावर्तित होता है। सांद्रक जो अवशोषक कोटिंग के साथ लेपित है को केंद्रित विकिरण के साथ गर्म किया जाता है। इस प्रकार के संग्राहक से प्राप्त तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नॉन फोकसिंग टाइप कलेक्टर ये निम्न प्रकार के होते हैं। मिरर को समायोजित करने के लिए 7 प्लेट कलेक्टर। ये देखो नॉन फोकसिंग टाइप का है। इसके अंतर्गत ये आते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टरों से गर्मी उत्पादन करने के लिए अक्सर फ्लैट दर्पण का उपयोग किया जाता है। वे आमतौर पर पूर्व पश्चिम दिशा में उन्मुख होते हैं और कलेक्टर पैनल के नीचे और या ऊपर लगे होते हैं। अकेले दर्पणों या पैनल दर्पण इकाइयों के आवधिक समायोजन की अनुमति देकर दर्पण वर्णित प्रणाली के वार्षिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर विथ प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर। ये देखो एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर लगा के सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है। फ्लैट मिरर रिफ्लेक्टर ये रिफ्लेक्टर है। ये फ्लैट एब्जॉर्बर है, ये एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद पावर एंड टावर सिस्टम। ये है एक हेलियोस्टैट दोहरे अक्ष वाले सन ट्रैकर के एक क्षेत्र का उपयोग करता है जो सौर ऊर्जा को एक टावर पर स्थित एक बड़े अवशोषक को निर्देशित करता है। आज तक हेलियोस्टैट कलेक्टर के लिए एकमात्र आवेदन बिजली टावर नामक प्रणाली में बिजली उत्पादन है। एक पावर टावर में बड़े दर्पणों का एक क्षेत्र होता है जो पूरे आकाश में सूर्य के मार्ग का अनुसरण करता है। दर्पण एक उच्च टावर के शीर्ष पर एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करते हैं। एक कंप्यूटर दर्पणों को संरेखित रखता है, इसलिए सूर्य के परावर्तित किरणें हमेशा रिसीवर पर लक्षित होती हैं, जहां तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुंच जा सकता है। ये देख लीजिए यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे रिसीवर टावर की सहायता से एक रिसीवर में ऊपर पानी भर के यहाँ से हीलियोस्टैटस की सहायता से इसमें रिफ्लेक्ट कराया जाता है, उसमें उसको गर्म किया जाता है। अब ये नेक्स्ट आ गया फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अनुप्रयोग। जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अनुप्रयोग हैं सोलर कुकर। इसका उपयोग एक सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो सीधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग भोजन या पेय को गर्म करने पकाने या पाश्चराइज करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले कई सौर कुकर अपेक्षाकृत सस्ते, कम तकनीकी वाले उपकरण हैं। हालांकि कुछ पारंपरिक स्टोव की तरह शक्तिशाली या महंगे हैं और उत्पन्न बड़े पैमाने पर सौर कुकर सैकड़ों लोगों के लिए पका सकते हैं, क्योंकि वे बिना ईंधन का उपयोग करते हैं और संचालन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। कई गैर लाभकारी संगठन और ईंधन की लागत विशेषकर जहां मीट्रिक पारंपरिकता कम है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करने के लिए दुनिया भर में उनके उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और
जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के कारण वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण को धीमा करने के लिए खाना पकाने के लिए सोलर कुकर के प्रकार घरेलू खाना पकाने के लिए बॉक्स टाइप सोलर कुकर, सामुदायिक खाना पकाने के लिए सांद्रक प्रकार के सौर कुकर, उन्नत सौर कुकर। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में अतः सौर किरणें कांच के आवरणों में प्रवेश करती हैं और सौर कुकर के अंदर रखी काली धातु की ट्रे बक्से द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ऊपर कवर में कांच की चादर होती है जिसमें प्रत्येक के बीच 20 mm की दूरी के साथ लकड़ी के फ्रेम में प्रत्येक 3 mm मोटी होती है। ये काली सतह से पुनः विकिरण के कारण गर्मी के नुकसान को रोकती है कांच के ऊन की धूल या किसी अन्य सामग्री की तरह इंसुलेशन सामग्री को अंतरिक्ष में भरा जाता है जो चालन के कारण गर्मी के नुकसान को कम करता है। जब इस प्रकार के कुकर को धूप में रखा जाता है तो काली सतह सूर्य की किरणों को सोखने लगती है और तापमान बढ़ता जाता है। ट्रे में खाना पकाया जाता है। खाना पकाने का तापमान विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। एक बॉक्स प्रकार के कुकर का आकार 15x15x12 सेंटीमीटर, नवीनतम मॉडल के समग्र आयाम 16x16x20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के कुकर को पारिवारिक कुकर कहा जाता है क्योंकि यह 5 से 7 लोगों के 49 परिवार के लिए पर्याप्त सूखी खाद्य सामग्री एकता पकाता है। प्राप्त तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। सिंगल ग्लास रिफ्लेक्टर को जोड़ने से 15 से 20 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान प्राप्त होता है और खाना पकाने का समय कम हो जाता है। इसके सहायता से खाना पकाया जाता है। ये है, देखो इसका डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मिरर की सहायता से सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इस बर्तन में पड़ता है तो जिससे ये खाना पकाया हीट की वजह से खाना बनना। सामुदायिक खाना पकाने के लिए सांद्रक प्रकार सौर कुकर। यह एक परावर्तक सौर सांद्रक का उपयोग करके सौर ऊर्जा एकाग्रता के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक परवलयिक सौर सांद्रक का उपयोग सौर विकिरण को एक फोकल क्षेत्र पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है जहां खाना पकाने का बर्तन रखा जाता है। भाग ए सौर संकेंद्रित डिस्क। प्राथमिक परावर्तक वह डिस्क जो सौर ऊर्जा को केंद्रित बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करती है। भाग बी स्वचालित ट्रैकिंग प्रणाली। एक साधारण स्वचालित यांत्रिक ट्रैकिंग प्रणाली की मदद से सौर डिस्क नियंत्रण और सटीक सौर ऊर्जा एकाग्रता देने के लिए सूर्य की गति की दिशा में घूमती है। भाग सी माध्यमिक परावर्तक। यह रसोई घर की उत्तर दिशा की दीवार या खाना पकाने के बर्तन के ठीक नीचे खाना पकाने की जगह में खोला जाता है। यह परावर्तक केंद्रित सौर विकिरण प्राप्त करता है और इसे खाना पकाने के बर्तन के तल पर दर्शाता है। भाग डी खाना पकाने के बर्तन। पार्ट ए यहाँ से उत्पन्न एडवांस सोलर कुकर। उन्नत सौर कुकर। यह है घरेलू कुकर साधारण कुकर की मदद से हम रात में खाना नहीं बना सकते क्योंकि इसमें गर्मी जमा करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार समस्या को हल करने के लिए उन्नत सौर कुकर डिजाइन किया गया है। सौर विकिरण एकत्र करने के लिए एक परावर्तक ट्यूब के साथ रखा गया है। ट्यूबों को तेल युक्त कांच की जैकेट में जोड़ा जाता है और सभी तरफ से अछूता रहता है। बर्तन को तेल में रखा जाता है। तेल कंटेनर को परावर्तक के ऊपर ऊंचाई पर रखा जाता है। परावर्तक के कारण तेल गर्म हो जाता है और यह तेल के पात्र से ऊपर उठ जाता है। तेल दिन में 150 डिग्री सेल्सियस और रात में 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
ये पहुंच सकता है। इसके बाद पहुंचने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, ये डायग्राम की सहायता से ये जो दिखा रहे हैं इंसुलेशन बॉक्स है। ये यहाँ पे ऑयल वेसल है, ये कुकिंग बर्तन है। यहाँ पे ठंडा तेल नीचे से आता है, ये रिफ्लेक्टर की सहायता से कांच को गर्म कर देता है। ग्लास जैकेट में रिसीवर ट्यूब यहाँ पे रिसीव कर देता है। इसके बाद गर्म तेल अंदर जाता है जिससे खाना बनने लगता है। ऊपर कवर है, ये यहाँ से ठंडा नीचे आता है, ऊपर से गर्म निकल जाता है। इसके बाद खाना उसी से पकाया जाता है। सोलर कुकर के गुण, ये रसोई गैस या मिट्टी के तेल, बिजली, कोयला या लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। ईंधन पर खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध है। खाने में विटामिन की कमी नहीं। सोलर कुकर में पका खाना पौष्टिक होता है। पारंपरिक खाना पकाने की तुलना में लगभग 10 से 20% प्रोटीन प्रतिधारण अधिक है। विटामिन थायमिन प्रतिधारण लगभग 20 से 30% अधिक है, जबकि विटामिन ए 5 से 10% अधिक बनाए रखा जाता है जब भोजन और सौर कुकर में पकाया जाता है। सूर्य की ओर किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। खाना पकाने के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोई ईंधन रखरखाव और आवर्ती लागत नहीं है। प्रयोग करने में आसानी और बनाने में आसान। सोलर कुकर प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित है। सोलर कुकर विभिन्न आकारों में आते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर कुकर का आकार चुना जा सकता है। खाना पकाने की सभी गतिविधियों जैसे उबालना, भूनना सोलर कुकर का उपयोग करके की जा सकती है। ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो सोलर कुकर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं। सोलर कुकर के नुकसान, खाना पकाने के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। धूप होने पर ही खाना पकाना संभव है। खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में खाना पकाने में अधिक समय लगता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाए नहीं जा सकते हैं। सोलर वाटर हीटर के अंतर्गत ये देखो, सोलर रिफ्लेक्टर की सहायता से फिल वाटर टैंक, यहाँ पे ये सोलर रिफ्लेक्टर की सहायता से सोलर कलेक्टर से ये वाटर को हीट किया जाता है। इसके बाद ये आता है सौर जल तापन प्रणाली। एक ऐसे उपकरण है जो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए पानी को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। पानी को गर्म करना दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे आम उपयोग है। एक सामान्य सौर जल तापन प्रणाली प्रतिवर्ष प्रति 100 लीटर सौर जल तापन क्षमता के लिए 1500 यूनिट तक बिजली बचा सकता है। सौर जल तापमान प्रणाली के भाग, सौर जल तापन प्रणाली में एक फ्लैट प्लेट सौर संग्राहक के पीछे ऊंचाई पर एक भंडारण टैंक और कनेक्टिंग पाइप होते हैं। संग्राहक में आमतौर पर तांबे के ट्यूब को ताम्र शीट में वेल्डेड किया जाता है। दोनों को एक अत्यधिक अवशोषित काली कोटिंग के साथ लेपित किया जाता है, जिसमें शीर्ष पर एक सख्त कांच की शीट और पीछे की ओर इंसुलेट सामग्री होती है। पूरी असेंबली को एक फ्लैट बॉक्स में रखा जाता है। कुछ मॉडलों में तांबे के स्थान पर खाली की गई कांच की नलियों का उपयोग किया जाता है। इस मामले में एक अलग कवर शीट और इंसुलेटिंग बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। सोलर वाटर हीटर का कार्य सिस्टम आम तौर पर छत या खुले मैदान पर स्थापित किया जाता है, जिसमें कलेक्टर सूरज की ओर होता है और निरंतर पानी की आपूर्ति से जुड़ा होता है। पानी नलियों के माध्यम से बहता है और सौर ताप को अवशोषित करता है और गर्म हो जाता है। गर्म पानी को आगे से उपयोग के लिए एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। टैंक में जमा पानी रात भर गर्म रहता है क्योंकि भंडारण टैंक अछूता रहता है और गर्म पानी का नुकसान कम होता है।
सोलर स्पेस हीटिंग, सौर अंतरिक्ष ताप। सोलर स्पेस हीटिंग इमारतों के भीतर ताप में भीतर में गर्मी के स्थान बाद में गर्मी के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करके सौर तापीय ऊर्जा के अधिक सहज उपयोगी में से एक है। अंतरिक्ष हीटिंग के भीतर प्रौद्योगिकियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय आंतरिक ताप एक निष्क्रिय विधि वह है जिसमें थर्मल ऊर्जा एक यांत्रिक उपकरण जैसे पंप या ब्लोअर की सहायता से बिना प्राकृतिक साधनों द्वारा एक जीवित स्थान से प्रवाहित होती है। आमतौर पर निष्क्रिय सौर ताप में शामिल है दक्षिणमुखी खिड़कियों के माध्यम से सौर ऊर्जा का संग्रह। इस ऊर्जा का भंडारण थर्मल मास में किया जाता है, जिसमें कंक्रीट स्लैब, ईंट की दीवारें या टाइल फर्श जैसी उच्च ताप क्षमता वाली निर्माण सामग्री शामिल होती हैं। प्राकृतिक संवहन और विकिरण के तंत्र के माध्यम से संग्रहीत सौर ऊर्जा का प्राकृतिक वितरण जब आवश्यक हो वापस रहने की जगह पर दक्षिण ग्लोजिंग में उच्च सौर ताप लाभ गुणांक की अनुमति देने के लिए विंडो निर्देश हैं। ये देखिए, सनलाइट यहाँ से आ रही है, ग्लास को पार करते एयर स्पेस थर्मल। यहाँ पे ये जो दीवार बनी हुई है ये गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो हीट एक्सचेंज हो जाती है। तो वार्म एयर रेडिएशन, ये कूल एयर, यहाँ ठंडी एयर नीचे से जाती है, ऊपर से गर्म हो जाती है हवा। यहाँ से इंसुलेशन है, ऊपर इंसुलेशन लगा है, नीचे भी इंसुलेशन लगा कि जो हीट का लॉस ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वर्किंग। ये देखो, सक्रिय अंतरिक्ष ताप। अंतरिक्ष हीटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से एक इमारत की छत पर व्यवस्थित कलेक्टरों की एक सरणी, अपमानित भंडारण टैंक, सहायक हीटर, पंप, ब्लोअर और हीट एक्सचेंजर शामिल हैं। फ्लैट प्लेट संग्राहकों में वायु गर्म हो जाती है। गर्म द्रव भंडारण टैंक में जाता है। भंडारण टैंक में द्रव को पंप ब्लोअर द्वारा हीट एक्सचेंजर में प्रेषित किया जाता है। हीट एक्सचेंजर गर्म हवा को बाहर निकालता है और इमारत में आसपास के रहने की जगह को गर्म करता है। फिर से ठंडी हवा पानी भंडारण टैंक में जाता है, जो हीटिंग के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टरों को आपूर्ति की जाती है। सौर ऊर्जा की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष को गर्म करने के लिए एक सहायक हीटर का उपयोग किया जाता है। सहायक हीटर का उपयोग करके यहाँ पे ये देखिए आप लोग कि इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कलेक्टर की सहायता से इसमें कैसे वाटर को हीट किया जाता है। ये देख लिए आप, सोलर एनर्जी कलेक्टर यहाँ से लगा, इसकी सहायता से ये हीट को यहाँ से गर्म किया जा रहा है, पानी को यहाँ से गर्म कर ले रहे हैं। सोलर ड्रायर सौर ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में से एक कृषि उत्पादनों को सुखाने के लिए किया जाता है। सुखाने की प्रक्रिया नमी को हटा देती है और उत्पादन के संरक्षण में मदद करती है। परंपरागत रूप से सूखे मैदान में किया जाता है। सुखाने की पारंपरिक प्रणाली से जुड़े नुकसान: धीमा प्रक्रिया, अनियंत्रित सुखाने, गुणवत्ता में गिरावट और पक्षियों, कृंतकों और कीड़ों के कारण होने वाले नुकसान। और सौर कैबिनेट या संवहन ड्रायर के तरह सुखाने को तेजी और नियंत्रित स्थिति में किया जा सकता है। सौर सुखाने की प्रणाली के लाभ: उत्पादकों को उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। यह उत्पादों के नुकसान और बेहतर बाजार मूल्य को कम करता है। उत्पाद मक्खियों, बारिश और धूल से सुरक्षित है। बारिश के दौरान उत्पाद को रात भर ड्रायर में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ड्रायर वाटर प्रूफ होते हैं। ईंधन निर्भरता को रोके और पर्याप्त प्रभाव को कम करें। यह अधिक कुशल और सस्ता है। यह है सौर सुखाने प्रणाली के नुकसान।
डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर ड्रायर सिस्टम। कुछ मामलों में उत्पादन की गुणवत्ता प्राप्त नहीं किया जा सकती। पर्याप्त सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। अधिक महंगा है। सुखाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के सोलर ड्रायर। डायरेक्ट 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 टाइप सोलर ड्रायर। कैबिनेट ड्रायर। एक कैबिनेट प्रकार का सोलर ड्रायर छोटे पैमाने का उपयोग के लिए उपयुक्त है, जहां ऊपर से नमी हटा दी जाती है। हवा नीचे से कैबिनेट में प्रवेश करती है और ऊपर से निकलती है। ड्रायर में एक पारदर्शी आवरण वाला एक बाड़ा होता है। यह ड्रायर के सूर्य सुखाने के प्रकार के लिए खुला है। केवल अंतर यह है कि खाद्य उत्पाद कांच के कवर से ढका हुआ है। सुखाई जाने वाली सामग्री को छिद्रित ट्रे पर रखा जाता है। बाड़े में प्रवेश करने वाला सौर विकिरण उत्पाद और बड़े बाड़े की आसपास की आंतरिक सतहों में ही अवशोषित हो जाता है। नतीजतन उत्पादन से नमी हटा दी जाती है और अंदर की हवा गर्म हो जाती है। नीचे और ऊपर उपयुक्त उद्घाटन का प्राकृतिक परिसंचरण सुनिश्चित करते हैं। तापमान 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सुखाने का समय 2 से 4 दिनों तक होता है। खजूर, खुबानी, अंगूर, मिर्च, हल्दी आदि जैसे उत्पादों को कैबिनेट ड्रायर में सुखाया जा सकता है। कैबिनेट ड्रायर के कुछ नुकसान हैं, जैसे हवा के प्रवाह के प्राकृतिक संवहन के कारण आवश्यक सुखाने का समय बड़ा है। इसलिए कम गर्मी और नमी हस्तांतरण गुणांक, इसलिए दक्षता कम है। ये देखो इसका एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए आप। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास वाल है। इसकी सहायता से सोलर रेडिएशन पड़ती हैं, इसको पार कर जाती हैं। इसके बाद एयर रेडिएशन, यहाँ से एयर मतलब गर्म हो जाता है रिफ्लेक्टर, तो ड्राइंग कर देती एयर एग्जिट, यहाँ ऊपर से एयर निकल जाती है, यहाँ से एयर भाप पे निकलती है। आप इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग क्या सिस्टम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष प्रकार के सौर ड्रायर। संवहनी ड्रायर बड़े पैमाने पर सुखाने के लिए संवहनी ड्रायर हैं। इस ड्रायर में सौर विकिरण सुखाने वाले उत्पादन पर नहीं पड़ता है। सोलर एयर हीटर में हवा को अलग से गर्म किया जाता है और फिर उस कक्ष में मजबूत किया जाता है, जिसमें उत्पाद को सुखाया जाता है। एक ब्लोअर हवा को हीटर से ग्रेन हॉपर तक प्रसारित करता है। इस प्रकार का ड्रायर हीटर ट्रांसफर और वाष्प हटाने के द्वारा डायरेक्ट ड्रायर से अलग होता है। इस विधि में समतल प्लेट संग्राहक में वायुमंडलीय वायु को गर्म किया जाता है। फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर से यह गर्म हवा उस कैबिनेट में प्रवाहित होती है, जहां उत्पाद रखे जाते हैं। इस प्रकार के ड्रायर में नमी संवहन के साथ साथ प्रसार द्वारा भी हटा दी जाती है। ये ड्रायर खाद्यान्न, चाय, तंबाकू, मसाले आदि के लिए उपयुक्त है। ये देख लीजिए, एग्जॉस्ट एयर आउट, यहाँ से निकलती है हवा। हॉट एयर यहाँ से हॉट एयर सोलर रेडिएशन की सहायता से ये गर्म होती है। सोलर कलेक्टर से ये गर्म कर देता है। हॉट एयर यहाँ से इंटर करती है, ऊपर से निकल जाती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट टू बी ड्राई, यहाँ पे सूखे प्रोडक्टों को रखे जाते हैं, यहाँ से सूखते हैं। सौर आसवन, सोलर डिस्टिलेशन। सौर आसवन प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को वाष्पित करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है और इसके अधीनभूत को उसी बंदी प्रणाली के भीतर एकत्र किया जाता है। किसी भी सोलर स्टील में मूल
लेआउट पानी को पकड़ने के लिए एक संग्रह उपकरण है। ज़्यादातर मामले में कलेक्टर कांच या पारदर्शी प्लास्टिक की एक शीट से ढका होता है। सौर ऊर्जा विकिरण को गुजरने देता है, लेकिन बच पानी पाता है। दीप्तिमान सौर ताप से वाष्पित पानी फिर कुकर कवर सामग्री पर संघनित हो जाता है। घटना सौर विकिरण कांच या प्लास्टिक कवर के माध्यम से प्रेषित होता है और आसुत होने वाले पानी के संपर्क में एक काली सतह द्वारा गर्मी के रूप में अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार पानी गर्म होता है और जल वाष्प छोड़ता है और वाष्प आवरण पर संघनित होता है, जो कम तापमान पर होता है क्योंकि यह परिवेशी वायु के संपर्क में होता है और एक नाली में चला जाता है, जहाँ से नए भंडारण टैंक में खिलाया जाता है। ये देखिए सोलर रेडिएशन के साथ वाटर वेपर्स रेयर्स, यहाँ से कूलर सोलर रेडिएशन यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। पानी ड्रायर डर्टी वाटर गंदा वाटर है, यहाँ से ऊपर से पड़ता है। नीचे इंसुलेशन सोलर स्टील बेसन है, यहाँ से ऊपर पत्थर गर्म हो जाता है। पत्थर गर्म होता है, पत्थर से पानी गर्म होता है, पानी से भाप बनता है, भाप से ऊपर से ना उसमें कंडेंसेट ट्रॉट करके फिल्टर कर लिया जाता है इस पानी को। ट्रांसपोर्ट कवर है, कंडेंसेट है, ये ट्रैप्ड सोलर हीट है। केंद्रीय सौर संग्राहकों का अनुप्रयोग। सोलर थर्मल पावर प्लांट सौर तापीय बिजली संयंत्र बिजली उत्पादन संयंत्र है जो सूर्य से ऊर्जा का उपयोग किसी तरल पदार्थ को उच्च तापमान तक गर्म करने के लिए करते हैं। यह द्रव तब अपनी गर्मी को पानी में स्थानांतरित करता है जब दो बाद में अत्यधिक गर्म भाप बन जाता है। इस प्रकार इस भाप का उपयोग तब बिजली संयंत्र में टरबाइन को चालू करने के लिए किया जाता है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार पीढ़ी अनिवार्य रूप से बिजली उत्पादन के समान है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करती है, लेकिन इसके बजाय जीवाश्म ईंधन के दहन के बजाय सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भाप को गर्म करती है। यह सिस्टम उचित रूप से उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य की किरणों को एक बिंदु तक केंद्रित करने के लिए सौर कलेक्टरों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलेक्टर सिस्टम है। इसके बाद फ्यूल थर्मल एनर्जी, यहाँ से स्टोरेज, यहाँ से फ्यूल्ड थर्मल एनर्जी, फिर यहाँ से बॉयलर में पहुँच गई, बॉयलर से स्टीम बन गया, स्टीम से थर्मल एनर्जी, यहाँ से हीट एक्सचेंज हो गई, हीट रिजेक्टेड हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मैकेनिकल से जनरेटर से घुमाया तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वेस्ट हीट बाहर निकाल देगा। ये दो प्रकार के होते हैं। रेखा फोकस के साथ परवलयिक गर्त इकाई जिन्हें लाइन फोकस संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है, एक लंबे परवलयिक आकार के परावर्तक से बने होते हैं जो एक पाइप पर घटना सूरज की रोशनी को केंद्रित करते हैं, जो गर्त से नीचे जाती है और संग्राहक कभी कभी आकाश में सूर्य को ट्रैक करने के लिए एकल अक्ष सौर ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दर्पणों पर हमेशा अधिकतम सौर ऊर्जा घटना हो। केंद्र में रिसीवर पाइप 4000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान तक पहुंच सकता है, क्योंकि ट्रफ सूर्य को अपनी सामान्य तीव्रता से 30 गुना अधिक केंद्रीय करती है। यह कुंड सौर क्षेत्र
पर पंक्तिबद्ध है। एक गर्मी हस्तांतरण द्रव को गर्म किया जाता है क्योंकि इसे परवलयिक गर्त में पाइपों के माध्यम से चलाया जाता है। यह द्रव तब तक एक केंद्रित स्थान पर हीट एक्सचेंजर्स में लौटता है जहां गर्मी को पानी में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उच्च दबाव वाली सुपरहीट भाप उत्पन्न होती है। यह भाप फिर एक जनरेटर को बिजली देने और बिजली पैदा करने के लिए एक टरबाइन चलाती है। गर्मी हस्तांतरण द्रव को फिर ठंडा किया जाता है और सौर क्षेत्र के माध्यम से वापस चला जाता है। ये देखिए सेंट्रल रिसीवर पावर प्लांट ये है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो अब आप देखते हैं सौर ऊर्जा टावर बड़े टावर होते हैं जो सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय रिसीवर के रूप में कार्य करते हैं। वे दर्पणों की एक बड़ी श्रृंखला के बीच में खड़े होते हैं जो सभी टावर में एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करते हैं। ये बड़ी संख्या में प्लेट सन ट्रैकिंग मिरर हेलियोस्टेट्स के रूप में जाने जाते हैं। टावर में एक माउंटेड हीट एक्सचेंजर होता है जहां हीट एक्सचेंजर फ्लूइड को गर्म किया जाता है। इस बिंदु तक केंद्रित गर्मी घटना सूरज की रोशनी की तुलना में 1500 गुना तीव्र हो सकती है। गर्म तरल पदार्थ का उपयोग टरबाइन और जनरेटर चलाने के लिए भाप बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। इन टावरों के साथ एक कमी यह है कि ये किफ़ायती होने के लिए बहुत बड़े होने चाहिए। ये देखो सेंट्रल रिसीवर है, सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्टर हेलियोस्टेट्स की सहायता से इसमें एक फोकस पॉइंट में ले जाता है। सेंट्रल रिसीवर में इसमें वाटर को गर्म किया जाता है। अब नीचे देखते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली। सौर ऊर्जा का उपयोग करने का सबसे उपयोगी तरीका सौर फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के माध्यम से इसे सीधे डीसी बिजली में परिवर्तित करना है। इस ऊर्जा रूपांतरण उपकरण जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव के उपयोग से सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सौर सेल कहलाते हैं। एक विशिष्ट फोटोवोल्टाइक सेल से अर्धचालक पदार्थ आमतौर पर सिलिकॉन होता है जिसमें CN-PN जंक्शन होता है। कोशिका पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों को बढ़ाता है और उन्हें उनके परमाणु कोश में मुक्त करता है। PN जंक्शन पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को PN क्षेत्र में चलाता है, जबकि सकारात्मक चार्ज P क्षेत्र में संचालित होता है। सेल की सतह पर एक धातु ग्रिड इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करता है, जबकि एक धातु बैक प्लेट सकारात्मक चार्ज एकत्र करता है। ये सनलाइट की सहायता से यहाँ पे ग्लास लगा है, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपेरेंट कंडक्टर से पी टाइप लेयर है, ये स्ट्रिप लेयर है, ये एन टाइप लेयर है, ये मेटल है। इसके सहायता से सीधा प्लस माइनस सीधा डीसी पावर जनरेट करते हैं। सौर कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न अर्धचालक पदार्थों और सौर उनके संयोजन में किया जा सकता है। सौर सेल द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सौर विकिरण की तीव्रता और विकिरण प्राप्त करने वाले सेल सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अधिकतम प्राप्त करने योग्य शक्ति सौर सेल सतह क्षेत्र का लगभग 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। सौर सरणी या सोलर एरे। चूंकि सिलिकॉन और सौर सेल आमतौर पर केवल 0.5 वोल्ट का उत्पादन करते हैं,
इसलिए पीवी मॉड्यूल में कई सेल श्रृंखला में जुड़े होते हैं। एक पैनल एक समर्थन संरचना पर एक साथ भौतिक और विद्युतीय रूप से समूहीकृत मॉड्यूल का एक संग्रह है। यह एक सरणीय पैनलों को एक संग्रह है। तंत्र के अंश सिस्टम कंपोनेंट सरणीय अपने आप में पीवी पावर सिस्टम का गठन नहीं करती है। हमें इसे माउंट करने के लिए एक संरचना की भी आवश्यकता हो सकती है। सूर्य को सरणी को इंगित करने के लिए एक सन ट्रैकर सिस्टम, प्रदर्शन की निगरानी के लिए विभिन्न सेंसर और पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक जो सरणी द्वारा उत्पादित डीसी पावर को स्वीकार करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं और शेष को कंसीडर करते हैं। एक रूप में शक्ति जो भार द्वारा प्रयोग करने योग्य है। यदि लोड ऐसी है तो सिस्टम को डीसी पावर को 50 या 60 हर्ट्ज पर एसी में बदलने के लिए एक इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा रूपांतरण के लाभ। चलती भागों की अनुपस्थिति। कमरे में तापमान पर प्रकाश का बिजली से सीधा रूपांतरण लंबे समय तक अप्राप्य कार्य कर सकते हैं। कम रखरखाव लागत। कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं। बहुत लंबा जीवन। अत्यधिक विश्वसनीय। सौर ऊर्जा मुक्त है और किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। आसानी से शुरू किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई शुरुआती समय शामिल नहीं है। बनाने में आसान। इसमें उच्च शक्ति से भार अनुपात है, इसलिए इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए बहुत उपयोगी है। बिजली की खपत के बिंदु पर विकेंद्रीकृत या फैला हुआ बिजली उत्पादन बिजली घोषणा और वितरण लागत को बचा सकता है। इनका उपयोग सन ट्रैकर्स के साथ या बिना किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा रूपांतरण की सीमाएं। सिलिकॉन क्रिस्टल का निर्माण श्रम और ऊर्जा गहन है। उच्च लागत। सूर्यातप अविश्वसनीय है और इसलिए भंडारण बैटरी की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बहुत बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन लागत बहुत अधिक है। सौर सेल के निर्माण में खर्च होने वाली ऊर्जा बहुत अधिक होती है। संयंत्र की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक है और अभी भी एक लंबी गैसीकरण अवधि की आवश्यकता है। सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के अनुप्रयोग। सोलर स्ट्रीट लाइट। सौर स्ट्रीट लाइट प्रकाश स्रोत है जो आमतौर पर प्रकाश संरचना पर लगे और पैनलों द्वारा संचालित होते हैं या पोल में ही एकीकृत होते हैं। सौर पैनल एक रिचार्जेबल बैटरी चार्ज करते हैं जो रात के दौरान फ्लोरोसेंट या एलईडी लैंप को शक्ति प्रदान करता है। सिस्टम को बैटरी स्टोरेज बैकअप के साथ प्रदान किया गया है जो प्रतिदिन 10 से 11 घंटे प्रकाश को संचालित करने के लिए पर्याप्त है। सौर स्ट्रीट लाइट को गैर विद्युतीकृत दूरस्थ ग्रामीण में बाहरी उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली परिसर और गाँव की स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एक आदर्श अनुप्रयोग है। सोलर पैनल। ये देखो सोलर पैनल लगा है, यहाँ पे लाइट भी लगा है, एलईडी लाइट लगी है। सूर्य की सहायता से सोलर पैनल के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये चार्ज कंट्रोलर चार्ज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बैटरी भी स्टोर भी कर सकते हैं। सोलर पंपिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं कि जब पंपिंग फोटोवोल्टाइक के लिए सबसे सरल और सबसे उपयुक्त उपयोगों में से एक है। फसल सिंचाई के लेकर स्टॉक वाटरिंग
से लेकर घरेलू उपयोग तक फोटोवोल्टिक संचालित पंपिंग सिस्टम पानी की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम सोलर पीवी फोटोवोल्टिक सिस्टम का उपयोग करके उत्पन्न बिजली पर चलने वाला एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। सौर सेल द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग डीसी सरफेस सेंट्रीफ्यूगल मोनोब्लॉक पंपसेट को संचालित करने के लिए किया जाता है, ताकि बोर, खुले कुएं या जलाशय में छोटी सिंचाई और पानी के लिए पानी उठाया जा सके। ये देखो, सोलर पैनल के साथ से ये पंप लगा दिया, कंट्रोलर लगा दिया, पंप लगा दिया। इसके बाद ओवरहेड टैंक, ग्राउंड लेवल, यहाँ से सिंचाई हो रही है। सोलर सेल। हाँ, तो ये दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को अगर आप केवल सुनकर ही चले जाएंगे तो आप पेपर में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप इसे बहुत अच्छे मन से सुन लेंगे तो आप बिना देखे इसे कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट। आप लोग इस वीडियो को केवल सुनकर ही चले जाएंगे तब भी आप इससे बहुत अच्छा लिख सकते हैं। थैंक यू।